Good evening, friends. So, welcome to the another new lecture of CMA Final Entrepreneurship and Startup. In this lecture, we are going to start with the chapter 1.9, that is regulatory compliance. So, what do you mean by regulatory compliance? So, actually, regulatory compliances ऐसे compliances होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने अपने पे इम्पोज किया है. ठीक है, इम्पोज किस तरह पे, जैसे जीएसटी है, ठीक है, वो रेगुलेटरी कंप्लायंस है. इनकम टैक्स है, वो रेगुलेटरी कंप्लायंस है. कंपनीज एक्ट है, रेगुलेटरी कंप्लायंस है. ठीक है, सो ये कंपनीज के जैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है वैसे वैसे वो मेरे पे ट्रिगर करेंगे. ठीक है, एंड वैसे वैसे वो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, इसमें कुछ सो ये चैप्टर ना हम बेसिकली ना स्टार्ट करेंगे ना, वो स्टार्ट यहाँ से करते हैं. ठीक है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस फॉर सेटिंग अप एन एंटरप्राइज. ठीक है, अगर मैं कोई एंटरप्राइज सेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को कैसे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस फॉलो करना पड़ेंगे. पहले तो अगर मैं कोई एंटरप्राइज सेट कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आएगा, क्या आएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप करना है, प्राइवेट कंपनी करना है, किस टाइप का बिजनेस में कुछ सेटअप करना है. ठीक है, किस टाइप की बिजनेस एंटिटी, क्या लिमिटेड एलएलपी करनी है, पार्टनरशिप फॉर्म, क्या टाइप का है. ठीक है, वो पहले मुझे फिर उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा बिजनेस के लिए. अगर वो बिजनेस करना है मेरे को, ठीक है, तो मेरे को कहीं से लाइसेंस लेना पड़ेगा. अगर बिजनेस फूड के है, ठीक है, तो फूड लाइसेंस होते हैं, वो लेने पड़ेंगे. कोई फिर अगर सैलून का, तो सैलून ट्रेड यूनियन रहता है, उनसे लाइसेंस लेना पड़ता है. अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में आपको ऑपरेट करना है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे ना वो लाइसेंस मिलते हैं, एंड वो लाइसेंस ना आपको लेने पड़ते हैं. ठीक है, सो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, ठीक है, लॉ बेस्ड कंप्लायंसेस, ठीक है, एनुअल डिटरमिनेटिव बोर्ड मीटिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ. सी अभी कैसे कि लॉ बेस्ड कंप्लायंसेस कैसे कि जैसे कंपनीज एक्ट है, ठीक है, वो एजीएम रखने बोलता है, बोर्ड मीटिंग रखने बोलता है. ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है, कब कॉस्ट ऑडिट ट्रिगर करता है, जैसे सेक्शन आप 148 पढ़ते हैं. ठीक है, उसके रूल्स में बताया कि अगर 35 करोड़ किसी कंपनी का टर्नओवर रहेगा, आपने कॉस्ट ऑडिट में पढ़ा रहेगा. ठीक है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट क्राइटेरिया दिया है. ठीक है, तो वो कुछ कंपनी बेस्ड, ये यूजुअली कंपनी लॉ बेस्ड कंप्लायंसेस हो रहे हैं. ठीक है, कंपनी लॉ बेस्ड. तो ये सेक्शन 148 का मैंने बताया. फिर एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, सो ये सब इस तरीके से कंप्लायंसेस कुछ बताए कंपनीज लॉ ने. टैक्स बेस्ड कंप्लायंसेस, टैक्स बेस्ड इनकम टैक्स बताता है, जीएसटी बताता है कि टैक्स बेस्ड कंप्लायंसेस कुछ है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेस्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के भी कुछ कंप्लायंसेस होते हैं. वो कंप्लायंसेस, लेबर लॉज के कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है, ट्रेड यूनिट, वर्कर्स वेलफेयर, ये जस्ट पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एंड लेबर, जो एम्प्लॉय ये सब, मतलब इन सब के ना स्टैट्यूटरी, ये आपने पढ़े हैं इंटर में भी. ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आपने इंटर में भी पढ़े रहेंगे, इनमें से बहुत सारे. ठीक है, सो फैक्ट्रीज एक्ट ले लीजिए, इन सब के ना कुछ ना रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, वो एंटरप्रेन्योर को ना फॉलो करने पड़ते हैं. तो बेसिकली ये क्या बता रहे हैं कि जब सेटिंग अप कर रहे हैं बिजनेस, तो बेसिकली क्या कंप्लायंसेस है. ठीक है, सो जब सी एंटरप्रेन्योर को है ना, एक ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में. ठीक है, कि एंटरप्रेन्योर को ना सब कुछ, सबका नॉलेज होना चाहिए क्या. ठीक है, सब किसी का नॉलेज होना चाहिए क्या. सो आंसर इज नो. ठीक है, कैसे नो, क्यों एंटरप्रेन्योर को सब किसी का नॉलेज नहीं होना चाहिए सर. नहीं, सी एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, वो कितना नॉलेज ये कर सकता है, उसको भी एक्चुअल में पर्सनल लाइफ है. ठीक है, वो हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता. ठीक है, ही कैन बी लाइक अ डिसीजन मेकर फॉर द मैनेजमेंट. ठीक है, ही वॉज अ की पर्सन फॉर द मैनेजमेंट, बट ही इज नॉट द वन who is very supreme in that, in every field. ठीक है, he can be a supreme in GST, he can be supreme in income tax, he can be supreme in company law, he can be supreme in business management, he can be supreme in like in anything. You can marketing, HR, he can be like, he should be the someone who he should be the someone who can talk with the workers. He cannot be, मतलब like वो at least उसके पास भी 24 hours ही है. ठीक है, and he cannot manage all the things at the same point of time. So main क्या है कि main मुद्दा ये है कि एंटरप्रेन्योर को सब किसी का नॉलेज नहीं होना चाहिए. ठीक है, उसको नॉलेज होना चाहिए, बट किसका होना चाहिए. ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था. ठीक है, एंटरप्रेन्योर को हर किसी चीज का नॉलेज नहीं होना चाहिए. एंटरप्रेन्योर शुड हैव दे हायर समवन, जिसको हायर करना है, समवन को जो आउटसोर्स करना है, एंड बेसिस ऑन दी लॉज. ठीक है, जैसे अभी इनकम, कोई प्रोफेशनल के पास जाए, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स सीए के पास चले जाए, जीएसटी वगैरह सीए में किसी के पास भी जाए, सीएस कंपनी लॉ के बारे में चला जाए, एंड कॉस्ट ऑडिट के कुछ है वो सीएमए के पास चले जाए. ठीक है, जिनके भी अगर कोई उसको फाइनेंस के रिलेटेड जो एमबीए एंड फाइनेंस है उनके पास चले जाए, सीएफए वगैरह के पास चले जाए, जिस लॉ के रिगार्डिंग उसको डाउट है, ठीक है, उसके पास जाए. ठीक है, सो मेन क्या है कि एंटरप्रेन्योर को हर किसी चीज का नॉलेज होना चाहिए. नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए. एंटरप्रेन्योर को उस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि मैं उस प्रोफेशनल को हायर करूं जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, और उस फील्ड में मेरे को एक प्रॉपर ये रेजोल्यूशन प्रोवाइड करे जो भी मेरे डाउट्स है. सो ये एक फर्स्ट पॉइंट था.
एंड सो अभी यहाँ से हम वो एक मतलब एग्जाम में आया हुआ जैसे मैंने पहले करा दिया. सो अभी यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाए चैप्टर, वो इजी पॉइंट भी था एंड वो आप एक बार रीड करेंगे ना वो तो इजीली समझ आ जाएगा. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस. रेगुलेटरी कंप्लायंस की इंपॉर्टेंस क्या है? सी अगर कोई भी बिजनेस है, अगर सी एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, बोट है, बोट इंडिया में ऑपरेशन करना चाहता है, बोट चाइना से माल लेके आता है इंडिया के अंदर. ठीक है. इंडिया के अंदर वो कुछ भी प्राइजेस पे ये कर दे, नहीं ज़रूरी नहीं है ना. सो अगर इंडियन उसको इसमें इंडियन इकोनॉमी में उसको पार्टिसिपेट करना है तो उसको इंडियन लॉज रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है. वो आएगा फॉरेन से कोई भी, फिर तो ऐसे कोई भी फॉरेन की कंपनी आएगी एंड वो इंडिया में कुछ भी करेगी. ठीक है. अपनी मनमानी से इंडियन गवर्नमेंट के कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस है वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे. So main क्या, all firms are required to adhere the rules and regulation procedures established and they run the business. Compliance as compliance business operate within the legal, ethical and framework. See जैसे फूड इंडस्ट्रीज है. ठीक है. नेचर ऑफ कंप्लायंस इन द फूड इंडस्ट्री है, फोकस ऑन द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट ने FSI बनाया है. ठीक है. उसके ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. वो है ना यूजुअली ना फूड कंट्रोल के सब देखती है, वो सब बताती है कि ये रिक्वायरमेंट मीट हो रही है नहीं. अगर कुछ फूड के रिलेटेड इशू होता है तो उनके पास जाता है. ठीक है. मैगी इंडिया में बैन हुआ था. ठीक है. वो FSI की वजह से हुआ था. मैगी पे लीड मिला था, उनको कंप्लेंट की थी तो उनकी वजह से हुआ था वो. फाइनेंशियल सर्विसेज. ठीक है. डेटा सिक्योरिटी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड साइबर सिक्योरिटी. ठीक है. सी अगर कोई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी है ना जो साइबर सिक्योरिटी लॉज है. ठीक है. जो अपने लॉ में पढ़ा रहेगा साइबर सिक्योरिटी लॉ. ठीक है. डेटा सिक्योरिटी, इन सब पे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन. अगर कुछ सेबी के कुछ लॉज एप्लीकेबल है कोई कंपनी को, वो फॉलो करने पड़ेंगे. अगर स्टॉक मार्केट रिलेटेड है सो ये सब चीज़ें ना वो फॉलो करनी पड़ेंगी. अभी एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ. जेन स्ट्रीट है, आपने ये अभी सुना रहेगा. जेन स्ट्रीट के एक्चुअल में ना 48,000 करोड़ के ना एसेट इंडिया के अंदर ना सीज कर लिए गए हैं. सेबी ने सीज कर दिया है. द रीजन बीइंग वाज नॉन कंप्लायंस ऑफ द लॉ. ठीक है. इन्होंने क्या किया, इन्होंने सी अब इसमें मैं केस स्टडी आप देख सकते हैं. अब मैं बताऊं तो एक चैनल है यूट्यूब पे, द वैल्यूएशन स्कूल करके. ठीक है. तो आप वो देख सकते हैं. उन्होंने डिटेल में बताया. इन्होंने एक्चुअल में क्या किया था, आप डेरिवेटिव पढ़ते हो ना, डेरिवेटिव में दो ऑप्शन होते हैं. ठीक है. एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है. इन्होंने ना पुट है ना, पुट को है ना मतलब ये लोग पुट परचेज कर रहे थे एंड कॉल ना सेल कर रहे थे. ठीक है. ये आप डेरिवेटिव में जाओगे ना तभी समझ आएगा. ठीक है. एंड मार्केट में जो स्टॉक्स है ना उनको है ना स्टॉक्स मेन परचेज कर रहे थे. ठीक है. स्टॉक्स को एंड मैनिपुलेट कर रहे थे. उन सब की वजह से, उन सब के मैनिपुलेशन की वजह से ना इनको प्रॉफिट हो रहा था. ठीक है. इंडिया के अंदर. एंड ये समाव ना वो ये खुद ने ही है ना, इन्होंने खुद ने है ना ये मतलब लाइक जस्ट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में इन्हीं को प्रॉफिट हो रहा था, अदरवाइज सबको लॉस हो रहा था. ठीक है. एंड इनकी ना बोल रहे थे हमारे कुछ सीक्रेट टेक्निक्स है. सो नॉन कंप्लायंस किया इन्होंने लॉ के, सेबी ने ये कर दिया पूरा. ठीक है. सो ऐसे कुछ नॉन कंप्लायंसेस करती है ना. एंड ये लॉ में आपको काफी सारी जगह जहाँ पे ना नॉन कंप्लायंस किया रहेगा ना वहाँ पे ना गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन ये किया है. मुझे ये नहीं समझ रहा है कि इंस्टीट्यूट ना बहुत सारे एग्जांपल्स ना फॉरेन इसके दिख रखा है. ठीक है. ई कैन बी गिव मतलब हिप्पा का दिख रखा है, यूएसए एंड CGTR. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. डेटा प्रिवेसी पे मतलब आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा. ठीक है. बट ना ये एक्चुअली में ना इंस्टीट्यूट में ना अगर कोई एग्जाम्पल्स दे रहा है, ठीक है, इंस्टीट्यूट, तो ना इंस्टीट्यूट शुड गिव एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. ठीक है. ही शुड नॉट देयर कैन बी मतलब लाइक सम एंटिटी. अभी ये जो है एंटिटी है, ठीक है, ये इंडिया के अंदर कोई ऑपरेशन ही नहीं है. इसके भी है ना कोई इंडिया के अंदर ना यूनियन है. ठीक है. इसके यूनियन में ना थोड़े बहुत ऑपरेशन आएंगे इंडिया के अंदर, बट ना मेजर कोई ऑपरेशन नहीं है. ठीक है. तो मेन कैसे कि ऐसे कुछ इंडस्ट्री जैसे फेसबुक इंडिया के अंदर ऑपरेशन है. ठीक है. उनका अगर बताया ना तो एग्जाम्पल दे तो ठीक है बुक में. तो इंस्टीट्यूट को भी ना ऐसे कुछ एग्जांपल्स देने चाहिए जो है ना कि रेलिवेंट कर सके स्टूडेंट. तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स देते हैं तो मतलब इरेलीवेंट सा बन जाता है मेरे को कुछ टॉपिक्स. सो मैंने जैसे वो ऊपर जो मैंने बताया वैसे कुछ है लाइक यहाँ पे क्या है कि हिपा हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉफिटेबिलिटी डेटा प्रिवेसी का कुछ किया था हेल्थ केयर में. एंड इन्होंने भी कुछ तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इग्नोर कर दीजिए. ठीक है. तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस. अगर नॉन कंप्लायंसेस क्या हो गए, ठीक है, अगर कोई भी मतलब पहले तो पेनल्टी आती है. ठीक है. ब्रांड रेपुटेशन को, गुडविल को इम्पैक्ट पड़ता है, लीगल एक्शंस आ जाते हैं.
जैसे कि कोई भी कंपनी का ले लीजिए आप, जिन्होंने मतलब पास हाल ही में ना फ्रॉड वगैरह कुछ ऐसे कुछ किए हैं, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल रेपुटेशन गिर जाती है, ठीक है, एंड ब्रांड की रेपुटेशन भी गिर जाती है। पेनल्टीज तो आती है। सी अगर कोई भी कंपनी है ना, जैसे वोडाफोन आइडिया था, वीआई, ये आपने डीटी में केस लॉ पढ़ा रहेगा, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर केस लॉ है। अगर इन केस नहीं पढ़ा है तो आप ग्रुप 3 तभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो इनका क्या था कि इन्होंने लाइक टैक्स हेवन कंट्रीज से ना मतलब ऊपर ऊपर ये ना सेल कर दिया था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, फाइनेंशियल पेनल्टीज तो आई ब्रांड की रेपुटेशन पे भी फर्क पड़ा इंडिया के अंदर। लीगल एक्शंस काफी सारे, सुप्रीम कोर्ट तक ये गया हुआ है केस, ठीक है। सो मेन क्या है, 3 चीजें होती है, ठीक है। नॉन कंप्लायंस होता है ना, तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ठीक है भाई। जस्ट लाइक थिंक अबाउट दैट, ठीक है। ब्रांड रेपुटेशन, गुडविल को इम्पैक्ट होता है फर्स्टली, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है कि पेनल्टीज आएंगी, और थर्डली क्या होगा, लीगल एक्शंस काफ़ी सारे लिए जाएंगे, ठीक है। एंड लीगल एक्शंस आएंगे तो लाइक मार्केट में ना नाम काफ़ी ज़्यादा खराब होता है। एडवांटेज ऑफ एडरिंग टू दी रेगुलेटरी कंप्लायंस, इंक्रीज द ऑपरेशन, मतलब अगर जैसे जैसे ना, अगर जो हमने ऑपरेशन जो है क्या बोलते हैं कि रेगुलेटरी मतलब कंप्लायंस अगर हम प्रॉपरली कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, गुडविल एनहांस होगा। सी यही का ऑपोजिट है पूरा, ठीक है, गुडविल एनहांस होगा, ठीक है। एंड फाइनेंशियल जो कि इंक्रीज इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस एंड रिड्यूस दी, मतलब लाइक मार्केट में गुडविल तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, बट ना जो स्टेक होल्डर्स इन सबका है ना, आपको ट्रस्ट भी मिलेगा, ठीक है। कि ये कंपनी जैसे टाटा है, टाटा का है ना, मतलब लाइक एक एग्जांपल था, देख लेके ये लोग ना एक कहीं पे ओडिशा वगैरह कहीं पे गए थे, ये ना वहाँ पे ना बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे बिजनेस कर रहे थे ना, तो वहाँ पे ना कोई गुंडा था, एंड ही वाज लाइक चार्जिंग दिस वन, ही आस्क्ड फॉर द ब्राइब, ठीक है। एंड टाटा ने क्या किया, टाटा वेंट स्ट्रेट अवे लाइक टू द पुलिस, पुलिस ने कुछ हेल्प नहीं की, ठीक है, टाटा ने डिडक्शन ले लिया, ठीक है। एंड काफी बड़ा डिडक्शन था, तो अगर 1-2 करोड़ का डिडक्शन मिल रहा है, ठीक है, सो उतने का टाटा ने ना डिडक्शन डाल दिया उनकी ना, फिर उन्होंने बता दिया, पुलिस ने उन्होंने कुछ हेल्प नहीं की, ठीक है। लीगल एक्शन आए, पुलिस पे भी आया, ठीक है, टाटा ने अपनी रेपुटेशन बचा ली। सी ऐसे भी कुछ है ना लॉस होते हैं, ठीक है। सो जिसमें मतलब लाइक यू कैन बी, मतलब लाइक गुडविल इम्पैक्ट, स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट आया उसकी वजह से, भाई टाटा है, टाटा ने ऐसा कुछ किया, ठीक है, गवर्नमेंट पे एक्शंस लेने पड़े उनको। सी है, सो क्या है कि इंक्रीजिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कैसे कि ऑपरेशन एफिशिएंसी मतलब लाइक यार कि अगर मैं खुद सही हूँ, ठीक है, एंड मतलब लाइक एंटरप्रेन्योर खुद सही है अगर, तो मतलब हर जगह पे मतलब उसको इम्पैक्ट यही होगा ना, अच्छा ही होगा उस पर। से अगर एंटरप्रेन्योर अच्छा है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर के नीचे जो है, ठीक है, और वो भी कुछ ऐसे ब्राइब वगैरह नहीं ले सकते, अगर ऑफिसर ही अच्छा है, ठीक है। सो मतलब लाइक नीचे के जो लोग हैं वो भी, उनको भी वैसे रहना पड़ेगा, अगर क्यों पता है कि ऊपर वाला अगर कुछ ऐसे गलत नहीं कर रहा है तो हम कैसे गलत कर सकते हैं। सो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस क्या होते हैं, कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस क्या होते हैं, ये आपके ना बुक में दिया डिफरेंस बिटवीन रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड कॉर्पोरेट कंप्लायंस। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो लॉ के द्वारा एक्सटर्नल लॉज वगैरह के लिए ना, मतलब ये किए गए गवर्नमेंट अथॉरिटी ने बताया, जैसे जीएसटी लॉ हो गया, कंपनीज लॉ हो गया, ये ठीक है, टू एंश्योर दी लीगल ऑपरेशन ऑफ दी बिजनेस, ठीक है। एंड जो मतलब इनकम टैक्स लॉज, लेबर लॉज, ये सब ना फॉलो करने पड़ेंगे, क्यों, एक्सटर्नल लॉज है, ठीक है। रेगुलेटरी लॉ ऐसे लिख लेके रेगुलेटरी लॉ, एक्सटर्नल लॉ, वाइल कॉर्पोरेट कंप्लायंस, ठीक है, ये इंटरनल पॉलिसीज प्रोसीजर्स रहते हैं, ठीक है। कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस मैनेजमेंट में कैसे चलेगा, ठीक है, आप ये पढ़े रहेंगे ना, जो कि मतलब लाइक कोड ऑफ एथिक्स, एंटी हैरेसमेंट, जो भी कंपनी के, ये कंपनी के ना इंटरनल लॉज एंड रेगुलेशन, तो सिंपल है, कॉर्पोरेट कंप्लायंस इंटरनल होता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस एक्सटर्नल होता है, ठीक है। ये एग्जांपल में भी पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, इनमें से कौन सा रेगुलेटरी कंप्लायंस है, कौन सा ये है मतलब कॉर्पोरेट कंप्लायंस है, तो जस्ट लाइक गो थ्रू करना आपको, ये तो एक एग्जांपल में, मतलब लाइक एग्जाम में इसमें पूछ सकते हैं एमसीक्यू पर्पस के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, हाउ टू इम्प्लीमेंट एन effective regulatory to ensure the successful compliance, companies should build a
सक्सेसफुल कंप्लायंस कंपनी शुड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस फ्रेमवर्क। स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाना, मतलब अगर सक्सेसफुली कुछ कंप्लायंस करना है, ठीक है। अभी टाटा ने ना काफी मतलब अपना खुद का ना कंप्लायंस प्रोसीजर काफी अच्छा बना के रखा है। उनकी कंपनी के अंदर ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती जल्दी से, ठीक है। कुछ अगर लीगल एक्शन पे, अभी एयर इंडिया का भी हुआ था। एयर इंडिया का क्या हुआ था कि एयर इंडिया की जो एरोप्लेन थी इंडिया के अंदर, लाइक दुर्घटना की वजह से अहमदाबाद में कहीं पे गिर गई, ठीक है। एंड मेनी ऑफ द पीपल्स लॉस्ट देयर लाइफ, ठीक है। अराउंड आई डोंट नो बट अराउंड 150 200 अराउंड पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। इसमें क्या हुआ कि अब कुछ एयर इंडिया के स्टाफ है ना, थोड़े दिन बाद, मतलब लाइक जस्ट 1 मंथ भी नहीं हुआ था, एंड पीपल स्टार्ट मतलब गोइंग, मतलब लाइक कुछ उनका पार्टी रखा था कहीं पे दूसरी जगह पे, ओडिशा ये साइड ही, डाउन साइड साउथ साइड कर्नाटका आई गेस, किसी कहीं पे तो रखा था, ठीक है। अब उसमें है ना एयर इंडिया का स्टाफ है ना वहाँ पे डांस कर रहा है, एंड लाइक ही वाज लाइक, तो इमीडिएटली टाटा ने क्या किया, टाटा ने उनको फायर कर दिया, ठीक है। क्यों किया, ठीक है। जो ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की, क्योंकि लाइक मार्केट में रेपुटेशन स्टेक होल्डर्स इन सब का ही है, तो इमीडिएटली क्विक फायर किया उनको, और करना इंपॉर्टेंट बन गया। क्यों, क्योंकि भाई मार्केट में गुडविल इतने सालों का क्रिएट किया हुआ है, जो कंप्लायंस उन्होंने किया है, ठीक है। सो वो इम्पैक्ट कर रहा है उनपे। सो ऐसे कंपनी के खुद इंटरनल पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि रेगुलेटरी कंप्लायंस उनको, मतलब लाइक अब रेगुलेटरी कंप्लायंस ना कंपेरेटिव नहीं है ना। अगर आप देखेंगे ना, रिलायंस का ना इस ये चीज़ में नाम खराब है। रिलायंस का नाम खराब कैसे कि आपको पता रहेगा कि धीरू भाई अंबानी है। धीरू भाई अंबानी ने अराउंड 2000 मतलब ईयर 2000 तक ना जीरो टैक्स पे किया था, ठीक है। जो वो टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भी सोचते थे लाइक हाउ कैन आई टैक्स चार्ज, ठीक है। वो जो भी लूप होल रहते थे ना वो फाइंड करते थे, जो भी लूप होल, ठीक है। एंड वो लूप होल फाइल करके क्या करते थे कि जो भी टैक्सेस है, ठीक है, उन पे ना लूपहोल फाइंड करके उसमें जो टैक्सेस मतलब पे नहीं करते थे, ठीक है। एंड ही वो यूज टू ट्राई अवॉइड द टैक्सेस। सो मेन क्या हुआ कि वो उनका जो नाम खराब हुआ मार्केट में वो टाइम पे, ठीक है। एंड राइट नाउ इज आई डोंट नो अबाउट दैट, बट अभी देखेंगे ना तो वो टाइम से उनका नाम खराब है। बट कंपेयर टू टाटा का वो टाइम से नाम अच्छा है, ठीक है। आज तक है ना वो टैक्स कंप्लायंस में कभी ये नहीं हुआ है, ठीक है। एंड जो भी मतलब कभी भी इतना नहीं हुआ है कि लाइक टाटा इज नॉट देयर। सो अंडरस्टैंड द रेगुलेटरी कंप्लायंस एनवायरमेंट, ठीक है। अंडरस्टैंड द जो ऑल द रेलिवेंट लॉज है, जो भी मतलब एप्लीकेबल लॉज है, ठीक है। अगर मैं कोई इंडस्ट्री अगर फॉलो कर रहा हूँ एलएलपी, तो मेरे पे एलएलपी एक्ट लगेगा। एलएलपी एक्ट लगेगा, उसके जो कंप्लायंस क्या क्या करने, कितने लीगल पार्टनर्स लगेंगे, कितने क्या लगेंगे, कौन सा कंपनीज एक्ट का सेक्शन मेरे पे लगेगा, क्या क्या लगने वाले, ठीक है। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पहले मेरे को, हाँ, कि कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल है, क्या रेट मेरे को जीएसटी का लग रहा है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को मेरे को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। मेरे को कौन से स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेंगे, ठीक है, अगर मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ है तो इट्स ओके ना, तो आई कैन डू। मतलब पहले मेरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो भी रेगुलेटरी एनवायरमेंट है, फिर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कंप्लायंस टूल, और सी यूज सॉफ्टवेयर चेकलिस्ट एंड ऑटोमेशन। मतलब सी अगर जीएसटी है, जीएसटी में ना आप देखेंगे ना, सी कैसे कि जीएसटी में ना हर एक ना मतलब यूटिलिटी बनानी पड़ती है, यूटिलिटी। एंड उसमें ना आपको पता चल जाता है आपके ना कुछ ऑटोमेशन, अगर मतलब लाइक कुछ भी अगर आप लॉ मतलब लाइक अमाउंट गलत डाल रहे हो, ठीक है, ऐसे ऑटो मतलब लाइक ये रखना पड़ेगा कि चेक पॉइंट्स रखने पड़ते हैं कि हर एक जगह पे ना जब भी आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो चेक पॉइंट्स रखने पड़ते हैं, इसमें रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। तो कंप्लायंस में भी ना वैसे ना चेक पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं हर एक जगह पे, ठीक है। एंड वो चेक पॉइंट्स में ना अंडरस्टैंड करना पड़ता है उस हिसाब से कि लाइक ऑटोमेशन की तरफ अपन जा सकते हैं या नहीं जा सकते। एंड वो ट्रैक करना पड़ता है कि यहाँ पे क्या कुछ सॉफ्टवेयर में इशू है, कुछ ग्लिच है। एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा, जो भी न्यू एम्प्लॉयज आए, ओल्ड एम्प्लॉयज है, ठीक है, उनको जो भी न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी अडॉप्ट कर रही है, ठीक है, उसके बारे में उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना। अदरवाइज अगर उनको ट्रेन नहीं करेंगे, अल्टीमेटली काम तो उन्हें करना है, ठीक है। अगर काम उन्हें करना है सो समवन वोंट हैव टू ट्रेन देम। अगर कोई ट्रेन ही नहीं करेगा तो अल्टीमेटली वो फेलियर ही है ना उनके लिए। एंड जो ऊपर के फिर उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। इंटरनल कंप्लायंस ऑडिट, ठीक है, इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा, जो भी कंप्लायंस ऑडिट इंटरनल। सी बहुत सारी कंपनीज को ना इंटरनल ऑडिट है ना सेल्फली करा लेती है, तो इंटरनल ऑडिट ना खुद से करा लेती है। क्यों कंपनीज कराती है, द रीजन भी ना वो कभी भी ना जो आउटसाइड ऑडिटर आता है, ठीक है, उस पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो खुद कंपनी है ना। अगर आउटसाइड ऑडिटर आया एंड उसको पहले 2 में ही अगर डाउट्स मिल गया, अगर इंटरनल ऑडिट कराया है, ठीक है, कंपनी ने, तो अराउंड अगर सी 5 मिस्टेक्स थी, ठीक है, अगर इंटरनल ऑडिट में अगर 3 मिस्टेक्स भी आइडेंटिफाई होगी ये, तो एक्सटर्नल ऑडिट आएगा उसको 2 मिस्टेक्स ही मिलेंगे ना। सो वैसे ही कि
कोई भी मतलब तो उस पर भी ज़्यादा ये नहीं है। अगर 5 मतलब लाइक आउट ऑफ 10 चेक पॉइंट्स से 10 में से अगर 5 डायरेक्टली मिल रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिट को, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर को और लगेगा कि लाइक यार ये तो कंपनी पहले से मतलब 5 पॉइंट्स मतलब आधी तो मिस्टेक करके रखी है, इंस्टेड 2 मिस्टेक्स यू कैन बी लाइक यार छोटा मोटा मिस्टेक है आ गया 1-2 मिस्टेक्स है, सो आई कैन बी मतलब लाइक वो उतना सिर्फ उतना बताएगा अपनी रिपोर्ट में। इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट को मतलब लाइक कम ही मतलब लाइक कराने पे गैप्स अपने जो भी है करेक्टिव एक्शंस ले सकते हो उसके रिगार्डिंग। ऑनगोइंग रिव्यू एंड अपडेट, कंटिन्यूसली रिव्यू दिए लॉज, ठीक है, जो भी न्यू अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पशंस आ रहे हैं जीएसटी में या डिडक्शंस कुछ न्यू आ रहे हैं, ठीक है, जो भी न्यू एप्लीकेबल लॉज है वो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। सी कंप्लायंस ऑडिट भी एक होता है। कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है? एक असेसमेंट चेक वेदर दी बिजनेस इज फॉलोइंग द एप्लीकेबल लॉ, जो भी लॉज उस पर है, ठीक है, वो फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, ये टैक्स वाले कंपनी लॉ हो गया, फिर अदर लॉज जो भी है जैसे कि एलएलपी एक्ट हो गया, अगर एलएलपी लेबर लॉ हो गया, जो भी उन पे लग रहे हैं, ठीक है, वो कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, वो उनको इंश्योर करना पड़ेगा अगर कंप्लायंस ऑडिट करा रहे तो। द पर्पस ऑफ कंप्लायंस ऑडिट क्या है? टू एंश्योर द एडेरेंस टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, कोई गैप्स है वो फाइंड करने एरियाज, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट से पहले कराने, टू प्रिपेयर दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट से पहले कराने पड़ेंगे ना ये। अगर कंप्लायंस अगर मेरे पे जो भी है, अगर कोई एक्सटर्नल ऑडिटर आके बोलेगा कि ये आपने लॉ फॉलो नहीं किया, तो पहले ही अगर मैंने कंप्लायंस ऑडिट, बेसिकली ये इंटरनल ऑडिट जैसे ही है, ठीक है, सो इंटरनल ऑडिट जैसे करा लिया अगर, तो एक्सटर्नल ऑडिट कराने की मतलब लाइक करा रहा हूँ तो मेरे को काफी कम ये मिलेंगे। सो स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग अ कंप्लायंस ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट कराएंगे तो क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अपॉइंट कंप्लायंस ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो भी कंप्लायंस ऑफिसर है, ठीक है। असाइन अ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल टू ओवरसी दिया एंड असिस्ट दिया प्रीवियस रिस्क एंड ऑडिट आउटकम्स, जो भी आउटकम है। एंगेज की स्टेक होल्डर्स, इवेल्युएट करंट प्रोसेस, असिस्ट रिस्क, ठीक है। सो 5 पॉइंट्स है। 5 पॉइंट्स क्या है? पहले तो कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। जो कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया है, ठीक है, उससे वो क्या करेगा? रिव्यू करेगा फाइंडिंग जो भी उसकी है करंट असेसमेंट में, ठीक है, जो भी असेसमेंट करेगा। एंगेज द स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स को उन सबको भी एंगेज करेगा, जो भी चेक पॉइंट्स एंड अदर स्कोप्स। इवेल्युएट करेगा जो भी प्रोसेस है, ठीक है, एंड असिस्ट करेगा रिस्क, ठीक है। कंप्लायंस ऑडिट में भी आस्क्ड इन द एग्जाम्स, ठीक है, आई डोंट थिंक सो ये पूछेंगे क्योंकि लाइक पीपल कैन राइट अबाउट दिस, ठीक है। कंप्लायंस ऑडिट की ये यू डोंट हैव टू लाइक थिंक अ लॉट, ठीक है, जस्ट लाइक एन इंटरनल ऑडिट यू लर्न इन दिस सीएमएडी। इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनल कंप्लायंस ऑडिट, अगर इंटरनली कंप्लायंस ऑडिट करा रहे तो क्या होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, ठीक है। वीकनेस अपने को अपने गैप्स पता चल जाएगा, रिस्क से मिटिगेशन हो जाएगा, जो भी रिस्क है ना वो मिटिगेट कर देंगे हम, ठीक है। एनहांस करेंगे अपने रेगुलेटरी ये करें। वाई कंप्लायंस ऑडिट मैटर क्यों करता है कंप्लायंस ऑडिट? सी अगर मैं कंप्लायंस ऑडिट करा रहा हूँ तो मेरे को पता चल जाएगा ना मेरे पास कौन से गवर्नमेंट की स्कीम्स अवेलेबल है, कौन से लॉज एप्लीकेशन जो भी रेगुलेशन है मेरे पे कौन कौन से एप्लीकेबल है, और मेरे को किस में कुछ बेनिफिट मिल सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला है मेरे लिए, ठीक है, मेरे को कुछ बेनिफिट मिल सकता है क्या? सी ये हमने कर लिया, ये मैंने थोड़े डिटेल में दिया, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट ही था एसेंशियल सी बिजनेस आइडेंटिफाई करो कौन सी है, ठीक है। लाइसेंस ले लो कौन सी आपके ट्रेड एफएसआई से अगर फूड बिजनेस कर रहे हो तो, ठीक। कंपनी लॉ की क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल है, ठीक है। टैक्सेशन में कौन सा पैन टीडीएस वगैरह। एंड ये अगर एग्जाम में आया ना तो आपको ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। सो यू मतलब जो एग्जामिनर है ना उसको कुछ एक आइडिया आएगा अच्छा खासा, ठीक है। एंड आप देखिए आपके पास पॉइंट्स तो एक एक ही है, ठीक है, बट इफ यू राइट अबाउट इन दैट मतलब अगर उनके कुछ पॉइंट्स सब पॉइंट्स बना के लिख रहे हो, ठीक है, तो 4-5 पॉइंट्स ना आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो अगर 7 मार्क्स आया, ठीक है, तो 7 में आउट ऑफ 6 मार्क्स तो दे देगा ना आपको। तो यूजुअली ना ये सब्जेक्ट में ना किसी थियरी सब्जेक्ट देते हैं ना, थियरी सब्जेक्ट में ना आपको 7 आउट ऑफ 7 काफी कम मिलता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल लाइक मतलब 5 के ऊपर मिल जाए, ठीक है, 4-5, ठीक है, 6, दिस इज द मार्क स्टेज, ठीक है। आउट ऑफ 7 बहुत कम मिलता है, सो बी प्रैक्टिकल। See we have completed with this and नॉलेज ऑफ ये आप पढ़ लेना, मतलब सेम ही है जो मैंने अभी पढ़ा है रेगुलेटरी कंप्लायंस के बारे में, ठीक है। कंप्लायंस ऑडिट भी मैंने पढ़ा दिया है एंड अगर एंड दिस ऑल्सो
assessing the risk and this mitigate the risk. So this is got complete. ये एक है आपके बुक में, इतना मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा कि एग्जाम में पूछ सकते, बट यहाँ पे मैं देख देता हूँ. सी रेगुलेटरी कंप्लायंस चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट फॉर स्टार्टिंग अ एंटरप्राइज इन इंडिया. अगर कोई बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहता है तो कुछ चेकलिस्ट है वो उसको फॉलो करने. एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, ठीक है. अगर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है, जो उसमें सी कैपिटल, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम में ना आपने पढ़ा रहेगा प्लांट एंड मशीनरी का कुछ ये लगेगा कि इतना होगा तो माइक्रो का रहेगा, इतना मैक्रो का है, सॉरी इतना स्मॉल का, इतना मीडियम का, ठीक है. ये तीनों जो भी सब्सिडीज वगैरह स्कीम्स अवेलेबल है. तो एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन में को प्रोसेस पूरा एक बार समझनी पड़ेगी, ठीक है. प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड कंसल्टेंसी, प्रिपेयर अ वाइबल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट. सी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा. कुछ चेकलिस्ट वगैरह पूछा ना, आप उससे भी बना सकते हैं, ठीक है. टू एक्वायर शेड एनओसी नॉन इंडस्ट्रियल स्टेट. सी कुछ 5 पॉइंट्स आप इसमें ना, अगर कुछ एनओसी मतलब लाइक पोल्यूशन वाले कर रहे हैं तो स्टेट पोल्यूशन से, एंड ड्रग लाइसेंस कहीं से लेना पड़ेगा अगर ड्रग वाले बिजनेस कर रहे. पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप फर्म के ये रेगुलेटरी कंप्लायंस करने पड़ेंगे. वेजिटेबल्स एफएसए इसमें जाना पड़ेगा. एंड इसमें और कुछ नहीं है इतना, मतलब लाइक अगर कुछ क्वालिटी वगैरह. सो एक बार जस्ट एक दो बार आप गो थ्रू करना, इतना मतलब एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट नहीं रखता. एंड इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म हो रहा है. जस्ट गो थ्रू करना ये वाले पॉइंट्स से भी. दैट्स इट एंड नथिंग इज देयर इन दिस चैप्टर एनी मोर. यू कैन इग्नोर दिस. So here's our chapter get completed. In the next lecture we are going to solve this exercise. So thank you so much, and there is a link in the description if you want to join our telegram group. You can join the telegram group. Apart from that, if you want to support me, a UPI link is provided in the description. You can give any sum of amount. Apart from that, lecture is completely free. Thank you.